वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज अपने करेंगे रूरल सोशियोलॉजी की जो पिछले 5-6 सालों के अंदर डेफिनेशंस आई उन सभी डेफिनेशंस की बात करेंगे। और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी बहुत ईजी होगी, ठीक है। हालांकि मेरा प्लान था ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्यूशन का भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा डेफिनेशन कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो अपने आप स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ आती है कि डेफिनेशंस कहाँ से पढ़े। तो सारी की सारी जो है लगभग आपकी 45 डेफिनेशंस हैं, वो पिछले 6 से 7 सालों के ड्राइव है, वो सारी की सारी मैं करवा रहा हूँ। कुछ डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो कैसे कैसे सारी करेंगे। और थोड़ी सी आपको वॉइस के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा चेहरे का भी दिख रहा होगा ना, लाइट का रिफ्लेक्शन इधर से ज़्यादा इधर से कम, ठीक है। हालांकि इसको एडिट भी करना चाहता था, बट थोड़ा सा टाइम कम था, क्योंकि यदि एडिट करता हूँ शाम के 5-6 बजे तक लेक्चर अपलोड होता है, तो मैं ना तो इसके अंदर नॉइज रिमूव कर रहा हूँ ना कुछ और, क्योंकि नॉइज वगैरह रिमूव करूँगा एडिटिंग में लगाऊंगा तो 2 घंटे वीडियो प्रोसेसिंग में चली जाती है। तो बच्चों ने बोला कि सर जैसे भी हो वीडियो बस अपलोड कर देना, इसीलिए मैं थोड़ा सा जैसे वीडियो बन रही है वैसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी अपने डेफिनेशंस करिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेफिनेशंस हम सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी से। समाजशास्त्र की परिभाषा जो है वो सब्जेक्ट है आपका रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो आपका एचडीएचडी ट्रिपल वन जो कोर्स है उसकी डेफिनेशंस करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके सॉइल के एग्रोनॉमी के पेपर सॉल्यूशन हो चुके हैं, वो मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और आपको बस एक ही काम है, देखो आप डेफिनेशंस की लैंग्वेज देखना। मैंने मतलब कम से कम 6 घंटे इन डेफिनेशन पे लगाए, मतलब इनकी लैंग्वेज इजी कर, क्योंकि देखो पहले मैं मॉडरेट टू टफ बना रहा था, फिर मैंने सोचा कि बच्चे जो है एक पेपर से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, जहाँ टफ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखी, तभी इसमें इतना टाइम लगा। तो आपका एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जानकार है जो इस बार पेपर दे रहे हैं जीएसटी का, प्लीज उन बच्चों के पास वीडियो शेयर करना। जितने भी आपके साथ जेट में पढ़े हैं या 12वीं में पढ़े हैं, तो सभी को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी समझते। अब मेन चीज़ क्या होती है कि कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट करें, यदि उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बनना, तो वो भी आप बताऊँ एग्जामिनर इस चीज़ पे देखता है कि बच्चा क्या किस अकॉर्डिंग लिख रहा है। ये चीज़ लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी का, तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो सोशल अब अपने क्या पढ़ते हैं कि जिसके अंदर लॉजिक और नॉमी शब्द आता है, कौन सी भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक शब्द किस भाषा में होना चाहिए, ग्रीक भाषा। लेकिन जैसे अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं पोमोलॉजी, तो पोम किस भाषा का होता है, लैटिन भाषा का, और लॉजिक किस भाषा का होता है, आपका ग्रीक भाषा का। ऐसे क्या है सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन प्लस ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का कौन सा है, सोशियस, और ग्रीक भाषा कौन सा है, लोगोस। तो सोशियस का होता है समाज, और लोगोस का होता है अध्ययन। यानी जो समाज का अध्ययन है वही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव अच्छा डेफिनेशन से आपकी वो चीजें भी कवर हो जाएगी जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। जैसे मान लो आपसे कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आएगा कि सोशियोलॉजी जो है उसमें सोचिए जब कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का लैटिन, या कौन सी लैटिन भाषा की सबसे लिया गया सोशियल से, ठीक है। तो सोशियल का आपका समाज और लोगों का है अध्ययन। डेफिनेशन क्या बनेगी, इस समाज में लोगों के व्यवहार, उनके विभिन्न सामाजिक समूह में अंतर और अंतर संबंध का जो विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, आपका समाजशास्त्र कहलाता है। इसके पितामह को अगस्त काटते हैं। समाजशास्त्र मानव बातचीत और आपसी संबंध को जानना है, यानी रूरल सोशियोलॉजी का आपका मानव बातचीत होगी और आपसी संबंध होता है जान। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन लिखना है, पहले ये चीज बता देना, उसके बाद 2 से 3 लाइन करनी है, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे मेरे 4 लाइन बन गई, तो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके अंदर आपको हो सकता है कि आपकी राइटिंग छोटी होती है, बड़ी होती है, वो डिपेंड करता है। तो आपकी 3 से 4 लाइन, बट मिनिमम आप कोशिश करना कि 3 लाइनें तो लिख के लेके आना। 3 लाइनों से हम क्या लिखोगे किसी चीज की डेफिनेशन, ये देखो कितनी सी लैंग्वेज ये आपकी होगी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट होगी आपकी रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, यानी ग्रामीण जो समाजशास्त्र है उसकी परिभाषा। रूरल सोशियोलॉजी का ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, यह समाजशास्त्र की एक शाखा है। देखो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र होता है, रूरल सोशियोलॉजी उसकी एक ब्रांच है। तो रूरल सोशियोलॉजी क्या है, यह समाजशास्त्र की एक शाखा है जो तथ्यों व सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन, संबंधों, प्रभाव और समस्याओं तथा उनके विकास का अध्ययन करता है। यानी जो गांव के अंदर रहते हैं लोग, उनका क्या करना कि सामाजिक जीवन कैसा होता है उनका, उनके संबंध कैसे होते हैं परिवार के अंदर, या उनकी क्या क्या परंपराएं होती है, क्या क्या उनको समस्याएं आती है, कैसे कैसे उनका विकास होता है, उस चीज का जो अध्ययन किया
वो आपका होता है रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके पिता का कौन है? चार्ल्स जोसिया गेल्किन है, या आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सीधे गेल्किन लिख सकते हो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के अलग है, डिफरेंट काम पे है, लेकिन रूरल सोशियोलॉजी को नाम के चार्ल्स जोसिया गेल्किन है, या सीधे गेल्किन भी लिख सकते हो। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन रूरल सोशियोलॉजी। अब लैंग्वेज देखो कितनी ईजी है, और एक चीज बताता हूँ, रूरल सोशियोलॉजी के अंदर आप अपनी भाषा में भी डेफिनेशन लिखते हो। यार रूरल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? ग्रामीण समाज जो गांव के अंदर देखने को मिलता है वो सारे तो लिखना है। तो अपने गांव में रहते हैं, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, बट गांव का पता तो क्योंकि मैं 6 तक गांव में रहूँ, तो थोड़ा बहुत वहाँ का पता है। ऐसे जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं वो गाँव से जुड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि रूरल एरिया क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो उसी की चीज़ के बारे में बताना होता है। तो इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। बाकी ये वाले जो डेफिनेशन है, ये मैं कहता हूँ इतनी ईजी लैंग्वेज में है कि आप यदि अब देखो लिखने का टाइम है नहीं, जिसकी स्पीड है वो इनको डेफिनेशन को लिख लेगा। बाकी क्या करना, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, इतने में आपकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज होता है, तो एग्जाम के अंदर 13 डेफिनेशन आती है, कम से कम आपको 8 या 9 डेफिनेशन यहाँ से देखने को, क्योंकि यार पिछले जो साल में आई है वो यही तो है। और एक चीज स्टार्टिंग में 30 डेफिनेशन है, यानी सेकंड नंबर आगे 30 तक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, या पिछले जो आपका जो सीनियर है उनका एग्जाम होता है उनकी 30 के बाद वाली जो डेफिनेशन है वो वैसे तो एक बार आई होगी, ठीक है, या एक 2 बार आई होगी, पर ज्यादातर 30 के बाद वाली एक ही बार आई है। लेकिन 30 से पहले वाली जो डेफिनेशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार करना है। ठीक है, ये आपकी होगी रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज। अब देखो जितनी समाज में पूछ सकता है, ग्रामीण समाज में पूछ सकता है, और इनके आगे ये भी लिखा सकता है डिफाइन रूरल सोशियोलॉजी, सॉरी सोशियोलॉजी या रूरल सोसाइटी। अब ये मत कहना सबने तो सिर्फ रूरल सोसाइटी लिखा था। डिफाइन का मतलब तो क्या होता है? परिभाषित करना। वो हिंदी में से लिख सकता है ग्रामीण समाज को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो इतना तो आप सीनियर क्लास में थोड़ा बहुत समझते हो कि फर्स्ट ईयर में जब आ चुके हो कॉलेज लाइफ। फिर आता है आपका ग्रामीण समाज। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह समाज जो गांवों में निवास करता है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़े कार्य या छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो होता है ग्रामीण समाज का। इनका जीवन सरल है, परंपरागत होता है, सरल होता है और परंपरागत यानी जो परंपराएं चलती आ रही है उसके बोली जाती है। इनके सामाजिक संबंध स्थायी होते हैं, ठीक है ना, मतलब इनके जो रिलेशंस होते हैं परिवार के अंदर वो फिक्स होते हैं, मतलब बना के चलते हैं परिवार के अंदर। अर्थात ग्रामीण समाज ग्रामीण प्रदेश के जीवन का अध्ययन, यानी ग्रामीण जो प्रदेश है या ग्राम की जो क्या दशा होती है उसको दर्शाता है कौन? ग्रामीण समाज। ठीक है, यदि आपको रूरल सोसाइटी की डेफिनेशन ग्रामीण समाज की डेफिनेशन। नेक्स्ट है कल्चर संस्कृति। ये वर्ड डेफिनेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। कल्चर की जो डेफिनेशन है वो लगभग आपके मैंने शायद 6 तक 7 सालों का पेपर उठाए थे, उसमें कम से कम 4 या 5 बार की डेफिनेशन रिपीट हुई है इसकी कल्चर संस्कृति, ठीक है ना। संस्कृति की भाषा क्या होगी? संस्कृति वह जीवन शैली है जिसमें किसी समाज के लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, परंपराएं, कला, भाषा और आचरण शामिल होते हैं। अब देखो इतने सारे शब्द जो है वो याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना 3-4 शब्द याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। यानी संस्कृति का एक जीवन शैली है जिसमें किसी समाज के लोगों का विचार उनके क्या होते हैं, उनका आपस में विश्वास कैसा होता है, उनके मूल्य क्या है, मतलब जुबान आपने बोलते ना जुबान की कीमत जो होनी चाहिए वो चीज, परंपराएं क्या होती है, वहाँ पर क्या उनकी कला होती है, क्या उनकी भाषा होती है, क्या उनका आचरण होता है एक दूसरे के साथ, वो सारा का सारा किसमें आता है? कल्चर संस्कृति के अंदर। यह समाज की पहचान बनाती है क्योंकि उसी से पता लगता है कि एक ऐसा समाज है कैसा नहीं। तो समाज की जो पहचान है वो संस्कृति से होती है। जैसे मान लो राठौड़ होते हैं, उनका पहनावा भी अलग होता है, हर समाज का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ग्रामीण प्रदेश में इसका महत्व क्या होता है? अधिक होता है। एग्जाम्पल क्या होता है क्या संस्कृति के? जैसे गाँव में पारंपरिक कपड़े पहनना, जैसे गाँव में क्या धोती कुर्ते सबसे ज्यादा पहनते हैं ना, और राजस्थान की संस्कृति बन जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसको राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी कल्चर के अंदर क्या होता है? धोती कुर्ता, ऊपर पगड़ी, ये चीजें, ठीक है। तो कल्चर के अंदर ये चीजें आप बता सकते हो। एग्जाम्पल जो लिख के आना, बहुत सारे डेफिनेशन है उनके अंदर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिख क्या होगी तो एग्जाम्पल सोचेगा कि यार इस बंदे ने अच्छे तरीके से किया है, कॉपी अच्छी होगी तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इतना तो आप समझते हो ना, यदि कॉपी अच्छी लिखी हो तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन को एक बार वीडियो को देख लेना, इसमें आपके सारे डेफिनेशन जो है वो याद हो जाएगी। ये आपके 4 नंबर डेफिनेशन ना। नेक्स्ट आती है आपकी 5th नंबर पे कस्टमर बेसिस।
क्या आती है आपकी कस्टम्स रीति रिवाज। एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो से रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी ओके हाँ जी कस्टम्स या रीति रिवाज। देखो रीति रिवाज देखो कुछ मैं एक चीज और यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ कि जितने भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना उनके अंदर इंग्लिश वाला नाम अच्छे से याद कर रखना। जितने भी मैंने कल पेपर देखे उनके अंदर इंग्लिश वाला नाम तो सेम रहना था, हिंदी वाला नाम के बार चेंज। जैसे मान लो किसी पेपर में तो रीति रिवाज लिख दिया, किसी पेपर में लिख दिया प्रथा क्या होती है, ठीक है ना। तो याद रखना कस्टम्स लिखा हुआ है तो मतलब ये डेफिनेशन लिखा है रीति रिवाज या प्रथा कुछ। तो रीति रिवाज या प्रथाएं वे समाज के व्यवहार या परंपराएं होती हैं जो समाज के लोग लंबे समय से अपनाते आ रहे हैं। मतलब अपने बोलते हैं रीति रिवाज, तो वो रीति रिवाज रह गया है, ये करना है, ब्याह में वो करना है, हमारे रिवाज है। अब आगड़ी बात ना चीज कि हमारे वो रिवाज है, हमारे ये चीज को रिवाज है, तो भाई चीज की पुराना लोगों चाहते आ रहे हैं, ठीक है। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अपने जो दादाजी है वो भी उस रिवाज को मानते थे, अपने पापा फिर अपने मान रहे हैं, फिर अपने जो अगली पीढ़ी हुई वो भी मानी, तो पीढ़ी जो रीति रिवाजों को स्थानांतरित करते हैं। ये समाज के आदर्श को नियंत्रित करते हैं क्योंकि रीति रिवाज होती है वो करेंगे एग्जाम्पल समझ सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था भी जैसे त्योहारों पर विशेष पूजा करना। अब अपने रीति रिवाज अब देखो कईयों के तो इतना नहीं होता, लेकिन अपने देखते हैं कि हिंदू धर्म जो है या अपने देखते हैं अपने गाँव के अंदर जो है पूजा वगैरह की जाती है अच्छे से, शहरों में भी की जाती है, शहरों में की जाती है, लेकिन सभी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। कोई बालाजी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके रीति रिवाज अलग चलते हैं त्योहार पे। दूसरा है बुजुर्गों के पैर छूना। अब देखो शहरों के अंदर क्या है, हाई एंड में ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। मतलब चाचा है भी आजकल हेलो करके बात करते हैं, भाभी है उनके साथ भी ये दोनों चलता है। लेकिन गाँव के अंदर क्या कोई भी बुजुर्ग दिख गया चाहे अपने जानकार, शहरों में तो कोई होता है कि ये जानकार है तो पैर छूटते हैं, लेकिन गाँव में क्या कोई भी बुजुर्ग मिल गया उसके पैर छूटते हैं, तो वो भी अपने कस्टम्स होता है, रीति रिवाज होता है। ये आपके रीति रिवाज की भाषा होगी, एग्जाम्पल भी होगी। अब देखो मैंने आपको इतनी मेहनत की है, इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन तैयार की है, तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार हो सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि यदि इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, इस पर अच्छे व्यूज है, तो मैं सारे में आपको कहता हूँ कि सारे तो नहीं लेकिन लगभग 70% पेपर के डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा यदि इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिला तो। क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है आपको कहीं पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर कहीं पे नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि बच्चे एक दिन के अंदर इतना जो टफ लैंग्वेज होती है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज बना के लाया ताकि बच्चों को एक बार में पढ़ते समझ आ जाए। वीडियो को एक या दो बार देखो, पहली बार देखें तो सीधा जितने एक्स पे चलते उसमें चलने दो, उसके बाद दोबारा देख लो 1.5 पे स्पीड कर लो, 1.25 पे, उसके बाद यदि टाइम मिल रहा है तो तीसरी बार देख लो तो 1.5 से 2 तक कर लो, वो डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब करें तो उसको 1 पे चलने देना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है टीचिंग, शिक्षण। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो टीचिंग है, तो शिक्षण एक आपकी योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण, मतलब इसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे जो स्टूडेंट है वो अच्छे मार्क्स लेके अच्छे पढ़े, ठीक है ना। एक योजना बदल तो पहले प्लानिंग बनाते हैं कि इस प्रकार से इतना कोर्स अब कराना है, इतना बाद में कराना है, इस प्रकार से डेफिनेशन करवानी है बच्चों को, एक प्लानिंग चलती है, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षित विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं व्यवहारों का विकास करने के लिए मार्गदर्शन करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आप शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थी के ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास करता है, यानी उसका ज्ञान भी बढ़ाता है और उसका व्यक्तित्व भी बढ़ाता है। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निरंतर संवाद होती, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर उसका आंसर देता है, तो ये टीचर और जो आपका स्टूडेंट होता है उसके बीच क्या है, संवाद चलते रहते हैं, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी शिक्षण कराती है। यहाँ से आप एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये चीज भी याद रखना। तो ये आपको टीचिंग की डेफिनेशन। हाँ, एक चीज और कंफर्म कर देता हूँ मैं, ये पे मुझे पता है वो चीज होनी है कि कोई भी स्टूडेंट से मेरा कितना विकास हो, प्लीज पीडीएफ के लिए कॉल मत करना मेरे को, मैं पीडीएफ फ्री शेयर करूंगा, आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी को बोलना कुछ भी, लेकिन मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का कंटेंट है, तो मैं पीडीएफ शेयर किसी को नहीं करता, चाहे वो मेरा कितना भी खास हो, इसीलिए मैं इसको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ये चीज बोल दी। हाँ, हालांकि ये चीज होती शाम को एक गेस्ट पेपर पे ऑर्डर डालूंगा, गेस्ट पेपर का मतलब होता है, इसलिए मैं पेपर से एक दिन पहले दिन वाले रात को भेज दूँ ताकि बच्चा उस टाइम तक सारा कोर्स कर चुका होता है और गेस्ट पेपर आ जाता है, पता लग जाता है कि यार
जो सिलेबस है इसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक बार उसको आप क्वेश्चन कर लेते तो अगले दिन एग्जाम में वो आ जाते तो कर लेते हैं। अभी जो गेस्ट पेपर होता है उसका कंसेप्ट निकालता हो सकता है उसमें से 40 में से 20 नंबर का भी आ जाए, 25 का भी आ जाए, 15 का भी आ जाए, 5 का भी आ जाए, 10 का भी आ जाए, 1 नंबर का भी आ जाए, कैसा भी आ सकता है। लेकिन गेस्ट पेपर जो है 100% उस पर डिपेंड मत रहना। गेस्ट पेपर जो डालूंगा उसका मतलब होगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हो सकता है इसमें से आ भी जाए, हो सकता है उसमें से कम भी आए, लेकिन आता जरूर है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर है उसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन मेन चीज है वो आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। नोट्स जो है इसके रूरल सोशियोलॉजी के वो मैंने टॉपर्स वाले ग्रुप में शेयर कर दी। यदि कोई स्टूडेंट टॉपर्स ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में टॉपर्स वाले ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। वो सिर्फ बॉयज का ग्रुप है। यदि किसी गर्ल्स को ऐड होना है तो आप एक काम कर सकते हो, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे को कॉलेज का नाम, खुद का नाम सेंड कर देना। उसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप उसके गर्ल्स ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको गेस्ट पेपर होंगे, नोट्स होंगे, सारा मिलते हैं। आज सुबह मैंने जो है रूरल सोशियोलॉजी के नोट्स अपलोड किए थे, लगभग 50 पेज की पीडीएफ थी, उसको अच्छे से कर लेना। वहाँ से आपका लगभग एक बार सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, इजी लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, जिसमें लोग ऊंच नीच जाते हैं, पिछड़े वाले कास्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। समाज में ये होता है ना, अपने गांव में ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि ऊंची जाति के, सॉरी गांव में नहीं होता, शहरों में ज्यादा करते हैं। गांव में तो चलता है यार, तू नहीं पाएंगे। हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं इस पे कभी विश्वास नहीं करता। मेरे तो हर कास्ट के दोस्त रहे हैं, हर समाज के दोस्त रहे हैं, और उनके साथ कभी मैंने, हालांकि मैंने क्लास में कभी नहीं किया कि मैं टॉप करूँगा, तू हूँ। मैंने हमेशा जो बच्चे नोट्स मांगूंगा मैं खुद चल के कॉल कर लेता था बच्चों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो सामाजिक स्तरीकरण का क्या होता है कि इसके अंदर समाज को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। यह असमानता केवल आर्थिक आधार पर नहीं होती, तो सिर्फ पैसों के लेवल पे ये नहीं है स्तरीकरण, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, व्यवसाय और जाति आदि आधारों पर तय होती है। स्तरीकरण में कुछ समाज को कम अवसर और कुछ को अधिक अवसर मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्तर है। ये आपका सामाजिक स्तर यानी समाज को अलग स्तर में बांटना। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगा। मुकेश सर को यदि अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मुकेश सर 760 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज फॉलो जरूर करना। हाँ जी, ट्रेडिशन या परंपरा। तो ट्रेडिशन परंपरा क्या होता है, देखो परंपरा हो गया, इसी से रिलेटेड आगे एक और डेफिनेशन आएगी, तो वो एक जैसे से परंपरा, रीति रिवाज, ये सारी एक जैसे से डेफिनेशन है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो देखिएगा। हाँ जी, परंपरा क्या है, वह सामाजिक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। देखो रीति रिवाज में तो ये चीज पड़ी थी, मैं वही कह रहा हूँ, रीति रिवाज परंपरा ये सारे एक जैसे से है, ठीक है ना। तो ये उस बार याद नहीं जाती तो वो भी लिख सकते हो, बस शब्द का यूज करना, परंपरा यूज करना। तो वही चीज कह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में चीज बार बार रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी लैंग्वेज में कंफ्यूजन जरूर होगी कि ये इसी है इसी, लेकिन जो लगता है कि बिल्कुल सेम चीज एक जैसी है उसमें उसका लिख सकते हो, एग्जाम के अंदर इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसमें रीति रिवाज, मान्यताएं, मूल्य, व्यवहार और जीवन शैली शामिल होती है। परंपरा सामाजिक व्यवहार को दिशा देती है। यह सामाजिक एकता बनाए रखने, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षित रखने, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और समाज में स्थिरता बनाए रखने में वो निभाती है क्या, परंपरा। कि हमारी ये परंपरा है, जैसे शादी की परंपरा होगी, अलग अलग परंपराएं चलती है समाज के अंदर, वो चीज। नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन आपकी सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की कैसे करते हैं, समाज की संरचना, कार्यप्रणाली, संबंधों, मूल्यों और मान्यताओं में समय के साथ साथ होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। यानी समाज के जो कार्यशैली होती है, उनके जो संबंध होंगे, उनकी जो मान्यताएं होती है, उसमें समय समय पर चेंजमेंट होते हैं, उनके जो परिवर्तन होते हैं उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसी में सामाजिक परिवर्तन समाज के विकास का संकेत होता है। चेंजमेंट भी आना जरूरी है, जैसे अपने बोलते हैं ना, लाइफ को चेंज करते रहना चाहिए। मैं जैसे मैं बहुत बार चेंज करते रहता हूँ, कभी स्टूडेंट के लेवल पे, कभी किसी लेवल पे, ठीक है। लाइफ को चेंज करते रहना चाहिए, इससे आपको लाइफ के अंदर मोटिवेशन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, पहले ग्रामीण समाज में क्या सेम परिवार होता था और अब क्या है, एक परिवार है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब तो
कोई काका अलग रह रहा है, दो भाई भाई है वो भी अलग अलग रह रहे हैं, पहले ग्राउंड के अंदर क्या मिलजुल कर रहते थे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। जैसे ये बोला हाँ जी, सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था और संतुलन बना रहे। सामाजिक नियंत्रण कहलाता है, ताकि समाज के अंदर संतुलन बना रहे, वो क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण। इसमें नियम भी होते हैं, कानून भी होता है, परंपराएं भी होती है, रीति-रिवाज भी शामिल है। यह दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर जो आपके कानून वगैरह आ जाते हैं, इनफॉर्मल के अंदर परिवार आ जाता है। ठीक है, मतलब जो परिवार अपने अपने चेंज कंट्रोल करता है वो सामाजिक नियंत्रण, वो आपका इनफॉर्मल होता है, और कोई कानूनी तरीके से होता है वो आपका फॉर्मल होता है। नेक्स्ट आपकी देखिए कॉन्सेप्ट है, इसकी कुछ जो मैकेनिज्म है उसको डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सामाजिक जो संस्थाएं होते हैं, तो समाज की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित संगठित और स्थायी व्यवस्थाओं, यानी समाज की जो मूल आवश्यकता होती है उसके लिए स्थापित जो की जाती है संगठित और स्थायी व्यवस्थाओं को सामाजिक संस्थान कहा जाता है। यह समाज के व्यवहार को नियंत्रित करता है और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्था समाज को दिशा देती है, जैसे एग्जाम्पल परिवार, शिक्षा, ये सारी संस्थाएं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया है से कौन सी सामाजिक संस्था है, तो परिवार, शिक्षा से कोई भी दिया तो आपको इसका एग्जाम्पल होगा। तो परिवार, शिक्षा ये क्या होती है? आपकी सामाजिक संस्थाएं होती है जो समाज में संगठित और स्थायी। उसके बाद में आता है सोसाइटी। अब देखो एक चीज मैं डिफरेंट डेफिनेशन दिखा रहा हूँ सोसाइटी की, समाज की। ये मतलब लगभग 2 या 3 बार आ गई है, और एक बार उसने क्या बोल दिया रूरल सोसाइटी क्या होती है, ग्रामीण समाज क्या होता है, तो वहां से आप उसको लिख सकते हो। स्टार्टिंग में अपने ग्रामीण समाज शास्त्र पढ़ा, सोसाइटी है समाज में, जहाँ पर डेफिनेशन आती है ग्रामीण समाज, तो वहाँ पर समाज ऐसे लिखो ग्रामीण समाज, मतलब समाज के साथ अपने एक शब्द और ऐड कर देना है ग्रामीण। तो सोसाइटी या समाज की डेफिनेशन क्या होती है? समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह उन पारस्परिक संबंधों, व्यवहार, परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्थाओं का जाल है जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है ना, समाज क्या करता है? लोगों को अपने साथ जोड़ के रखता है और उनके जीवन को क्या करता है? व्यवस्थित बनाता है। यह एक संगठित समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। समाज जो है वो अपने एक दूसरे को साथ लेके चलता है, उसमें जितने भी समस्याएं होती है उनका भी समाधान करता है, तो वो सारे आपका समाज है। ये आपके समाज की संरचना। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग जो 30 डेफिनेशन हो गया, जैसे करना ये बहुत मार्केट में नेक्स्ट आती है आपकी टैबोस विशेष, और कई बार वर्जित में लिखा हुआ है। तो टैबोस की डेफिनेशन क्या होती है? विशेष शब्द है, विशेष शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी किसी चीज को मना करने से। ठीक है, सामाजिक निषेध ऐसे नियम हैं जिन्हें समाज अत्यंत कठोरता से लागू करता है, और इनका उल्लंघन करने पर जो व्यक्ति होता है उसको समाज में दंड भी मिलेगा। मतलब आप यदि समाज में कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसका आपको दंड भी मिलेगा। ठीक है, यह जो है नैतिकता, धर्म और परंपराओं पर आधारित होते हैं। मतलब जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि आजकल जैसे लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, तो कुछ जो ग्रामीण समाज है उनके अंदर ये चीज़ सही नहीं मानी जाती है, तो वहाँ पर क्या आपको समाज से बाहर भी निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, आपको अलग दंड भी दिया जाता है कि आप अलग रहोगे, तो वो चीज़ें इन चीज़ को वो भी क्या है टैबू है। समाज के अंदर ये चीज़ नहीं कि आप लव मैरिज करो कुछ भी करो, ठीक है ना, तो वो भी एक निषेध है। जैसे समाज में निकट संबंधों के बीच विवाह करना वर्जित है। वर्जित का मतलब होता है मना करना। ठीक है ना, तो अब देखो समाज में निकट संबंधों के बीच विवाह करना, जैसे अपने देखते हैं मुसलमानों में क्या होता है कि काका तो लड़की उनके साथ चल देते हैं, अपने ये नहीं होता, तो वो अपने हिंदू समाज के अंदर वर्जित है। दूसरा, हिंदू समाज में गौमांस का खाना ये भी वर्जित है, अपने गौमांस नहीं खा सकते। तीसरा, और ना ही अपने किसी को ये काम करते हुए देख सकते, ठीक है ना, उसमें अपने कानून वगैरह सारे कुछ लागू कर सकते हैं, ये अपने करने के लिए। तीसरा, आपका धार्मिक स्थलों पर दारू पीना वर्जित है। अगर अपने हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या कहीं और भी जगह जाते हैं, वहाँ भी अपने देखते हैं कि धूम्रपान वर्जित है।
ऐसे ही अपने देखते हैं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर कभी कोई किसी को नशा नहीं करने देता, तो वो भी आपका निषेध या वर्जित है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी 14 नंबर डेफिनेशन, समूह है। तो जो समूह है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित संग्रह होता है जो पारस्परिक संबंधों, समावेशों और उद्देश्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समूह समाज की मूल इकाई होता है, यानी एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज की मूल इकाई क्या है, तो समूह है जो व्यक्ति व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे परिवार हो गया, कक्षा हो गई, क्लास के अंदर आप बच्चे एक साथ बैठे हो तो वो भी समूह है, टीचर स्टाफ रूम के अंदर बैठे तो वो भी एक समूह है, अलग अलग समूह है तो आपका हो जाएगा। जैसे परिवार भी एक समूह है। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जितने भी आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट आ रहा है जो अदर यूनिवर्सिटी का है उनके लिए सेम सिलेबस रखते हैं, तो मुझको भी शेयर कर देना। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया की राशि है सामाजिक प्रक्रिया में निरंतर चलने वाली क्रियाएं और अंतःक्रिया है क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से समाज में संबंध स्थापित होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस करती है सामाजिक प्रक्रिया वे निरंतर चलने वाली क्रियाएं और अंतःक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से समाज में संबंध स्थापित होते हैं और परिवर्तन में विकास होता है। उसका प्रश्न होता है, विकास होता है। सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन आदि शामिल है। ये प्रक्रियाएं सामाजिक जीवन को गतिशील बनाती हैं। अब जैसे सामाजिक प्रक्रिया सहयोग होता है, मान लो कोई परिवार है वो थोड़ा सा गरीबी रेखा में है, वहाँ समाज के लोग उसका सहयोग भी कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा भी चलती है, जैसे स्टूडेंट के बीच में भी चलती है कि यार वो आगे कैसे निकलेगा, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आगे, तो वो चीज़ें कि वो चीज़ भी ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा होती है तो वो भी एक प्रोसेस होती है। संघर्ष करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, से समायोजन करते हैं किसी चीज़ को मिला जाना, तो ये सारे करते हैं आपकी सोशल प्रोसेस होती है, सामाजिक प्रक्रिया। बस एक बार पढ़ लिया डेफिनेशन को तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। आपको आता सारा ही पता नहीं कि कैसे कैसे इस चीज को लिखना है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन को एक दो बार वीडियो को देखोगे तो इतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस चीज के अंदर ये लिखना था, तो वहां से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य में आदर्श, मान्यताएं और सिद्धांत हैं जिन्हें समाज महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मानता है। ये समाज के सदस्यों के व्यवहार को दिशा देता है। सामाजिक मूल्य समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं सकते कि समाज में लोगों का व्यवहार कैसा है, ठीक है, या वहाँ की परिस्थिति क्या है उसके बोली जो है समाज मूल्य चेंज हो सकते हैं। जैसे ईमानदारी, समानता से, ठीक है ना, ईमानदारी जो है आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलती है, ये भी क्या है समाज मूल्य है। जुबान की कीमत, जैसे गाँव में है कि जिसने जुबान कर दी वो जुबान कर दी, तो जुबान की कीमत भी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि मैं इसकी डेफिनेशन कराऊंगा जुबान की, तो बेटा और यदि आप और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आप अपने जुबान से वो कर देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट आता है लोक नीतियाँ। तो लोक नीतियाँ या रीति रिवाज दोनों की डेफिनेशन आप देखोगे तो सेम सी लगेगी, ठीक है ना। लोक नीतियाँ डेफिनेशन क्या है? लोक नीतियाँ वे सामान्य सामाजिक व्यवहार है और परंपराएं हैं जिन्हें समाज के सदस्य दैनिक जीवन में बिना किसी औपचारिक नियम के स्वाभाविक रूप से अपनाते हैं। मतलब इसमें कोई नियम या लागू नहीं होता कि आपको ये करना पड़ेगा या आप ये नहीं करते तो दंड मिलेगा, ठीक है। ये अपने पे रहता है कि लोग जैसे अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो भी समझा लेंगे, ठीक है। ये सामाजिक जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाते हैं। ये रहे के अंदर लिख सकते हो कि ये सामाजिक जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाते हैं। लोक नीतियाँ रोजमर्रा के जीवन में स्वाभाविक रूप से तो डेली अपने यूज करें वो लोक नीतियाँ, जैसे बड़ों को नमस्ते करना, सीनियर है उनको नमस्ते करते हैं। जैसे अभी तो क्या है जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें ज़्यादा चलता है कि प्राइवेट कॉलेज में कम हो गया, बट पहले ये चीज़ था कि जो सीनियर है उसको बोस कहकर बुलाते थे, नमस्ते बोस या भाई जी बोल दो, ठीक है, उस टाइम नमस्ते की हो जाती थी। फिर अभिवादन करना, किसी का वेलकम करना, तो वो भी क्या है कि परिवार में कोई भी गेस्ट आता है उसका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन, धारणा वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों से प्राप्त संकेतों को ग्रहण कर उनका चयन, संगठन और व्याख्या करता है। यह केवल देखने या सुनने तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के अनुभव, विश्वास और भावनाओं से प्रभावित होती है, ठीक है ना। धारणा मतलब आप जैसे देखो
मैं कॉलेज के अंदर चल रहा हूँ, ठीक है, या कॉलेज के अंदर खड़ा हूँ, तो 5 स्टूडेंट खड़े हैं, सभी की सोचने की क्षमता अलग अलग है। कि सोचेगा यार ये मास्टर अच्छा है, कि सोचेगा ना यार मास्टर काम नहीं करेगा, कि सोचेगा यार मास्टर है बच्चा की हेल्प करे। तो सभी की सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो ये चीज के लिए जरिए से अपने सोचेगा कि क्या करना चाहिए, तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि जाके क्या वो पढ़े क्या करता है, देखने से पहले नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है उससे उसका अनुभव भी पता लगता है कि यार मतलब एक्सपीरियंस। अब जैसे मान लो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जैसे मान लो क्लास के अंदर बच्चे बैठे तो मैं पता लगा लूंगा कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो मेरे अनुभव पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सपीरियंस है कि इतने साल मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है उससे पता लग जाता है कि कौन सा पढ़ने वाला है कौन सा नहीं। तो उसमें अनुभव जो होते भावनाएं भी है वो भी इस चीज को प्रभावित करती है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर अच्छा और बुरा नहीं सोचता, ठीक है ना। अब हो सकता है मैं सीधा खड़ा हूँ, कोई मेरे बारे में अच्छा भी सोचता है, कोई मेरे बारे में बुरा भी सोचता है, जबकि मेरे को बुरा सोचने से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बताता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छा भी सोचते हैं बुरा भी सोचते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन या धर्म जो है वो क्या होता है। धर्म एक सामाजिक संस्था है। अब ये बोलना था सामाजिक संस्था के अंदर धर्म एग्जाम्पल निकालते हैं। धर्म का एक सामाजिक संस्था है जो आस्था, विश्वास, पूजा भक्ति, नैतिक नियमों और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित होती है, ठीक है ना। धर्म मनुष्य के जीवन को अर्थ, दिशा और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति के व्यवहार, संस्कार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। इसको पढ़ाई जाएगा व्यवहार को, संस्कार को, सामाजिक संबंध। देखो हर धर्म का अलग अलग होता है सिस्टम। तो उससे जैसे कोई हाथ जोड़ के राम राम कराए तो अपने को पता लग जाएगा कि हिंदू धर्म से, ठीक है। ऐसे करते हैं तो उसको अपने बोल देते हैं कि ये कौन से धर्म से है, मुस्लिम धर्म से। कोई सिख होते हो गया वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह ऐसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है सिख धर्म आ जाता है। तो उसके व्यवहार से उसके संस्कार भी पता लग जाते हैं, सामाजिक संबंध उसके कैसे है वो भी पता लग जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये सारे धर्म सारे बढ़िया हैं, वैसे भी ये धर्म है, ठीक है, सारी बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। ये तो पूरी है ना व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी मतलब बंदे का एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, ये सारा क्या होता है उसकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ जी, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक गुणों का संगठित रूप होता है। मतलब उसके शारीरिक मतलब उसकी बॉडी कैसी है, उसको सोचने की क्षमता कैसी है, उसकी भावनाएं कैसी है। अब कई क्लास में वो मास्टर यहाँ करे, वो मास्टर पढ़ावा बोले, वो मास्टर बोर करे, वो मास्टर साथ में पढ़ाते पढ़ाते तो उसकी भावनाएं वहाँ से जागृत होती है, वो पता लगता है। वो भी इसकी पर्सनैलिटी है कि यार ये बंदों को जज इस प्रकार से करते हैं। तो वो चीज़ें देखिए जो उसके व्यवहार और सोच को निर्धारित करेंगे, मतलब उससे पता लग जाता है कि उसकी भावनाएं आ रही है, उससे पता लग जाएगा कि इस बंदे की सोच कैसी है, बढ़िया है या नहीं, ठीक है ना। यह व्यक्ति की पहचान को विशेष बनाता है और यह भी बताता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देगा। जैसे किसी व्यक्ति का शांत होना, मैं शांत खड़ा हूँ तो ये सोचेंगे कि इस बंदे की पर्सनैलिटी शांत है, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर टीचर होते हैं, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई आक्रामक होता है, ठीक है ना। तो नेचर जो होती है उसी को बोल देते हैं पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी होती है कि कोई किसी को कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ नहीं कहता, रिप्लाई नहीं देता है, वो इसकी पर्सनैलिटी है कि शांत रह रहा है। कोई थोड़ा सा हाथ भी लग जाए, इतने भी लड़ाई में चल जाता है तो कुछ काटना कोई स्वभाव, वो भी उसकी पर्सनैलिटी है। सबकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोचने की क्षमता, उसका व्यवहार, नेचर सारा यही आता है पर्सनैलिटी। ऐसे ठीक है, अपनी अभी तक बढ़िया पर्सनैलिटी बनाई है उन्होंने, बच्चे पर्सनैलिटी में प्यार भी देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं तो काम भी करते हैं, ठीक है। बच्चों का सपोर्ट अच्छा मिलता है मेरे को, क्योंकि मेरा ये नहीं कि यार इस बच्चे ने मेरे साथ गलती है कि मैं भी इसके साथ गलती नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे समान होते हैं। हाँ, बोलने को जरूर बोलता हूँ कि नंबर काटो वो काटूंगा, लेकिन मैं सबसे अच्छे नंबर लेता हूँ जितना आप बोल रहे हैं अच्छे के। हाँ जी, लीडरशिप क्या नेतृत्व वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह का नेता जो अन्य लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रभावित करता है और निर्देशित करता है। एक प्रभावी नेता के संचार कौशल, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी जैसे गुण होते हैं। एक अच्छे नेतृत्व के द्वारा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जैसे प्रधानाचार्य का विद्यालय को संचालन, नेतृत्व का मतलब होता है उस चीज को मैनेज करना, उसके ठीक है उसका लीडरशिप करना, ठीक है ना। जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर बनाया जाता है, वो पूरी क्लास का ध्यान रखता है, आज कौन सी टीचर ने कौन सी क्लास ली, या कोई टीचर क्लास में नहीं आया तो उसको प्रिंसिपल सर को बोल के आना। और जैसे प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे कॉलेज को मैनेज करते हैं, काम को कौन सी क्लास चल रही है, कब किस चीज को कितना पढ़ाना है, तो वो सारा जो एक बंदा होता है वो उसको लीड कर रहा होता है, वो आपका क्या होता है, लीडरशिप या नेतृत्व होता है।
और एग्जाम्पल भी आप लिख लोगे तो एग्जाम में इसको 6 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान। एक होती है साइकोलॉजी, एक होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोनों की डेफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है लॉजी शब्द आ गया, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा के कौन से दो शब्द? साइकियो लोगोस से जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पढ़ने बाद इसमें हिंदी में लिख देते हैं। साइकियो लोगोस से साइकिल का मतलब आत्मा या मन, और लोगोस का अर्थ आता है अनन्या ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान या मन का ज्ञान क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान डेफिनेशन क्या पड़ेगी? ये मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन या मन का ज्ञान, अर्थात मानव के व्यवहार, मानसिक भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और अनुभवों का विश्लेषण करना मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में सहयोग करता है। ठीक है ना? उसके जो साइकोलॉजी होती है उससे आप देखो, जो भी साइकोलॉजी में कहते हैं ना, देख से पता लगा लेते हैं कि आप ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो उनके अंदर साइकोलॉजी होती है, तो किसी का मन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप साइकोलॉजी। अब देखो, एक होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके फादर अलग है और साइकोलॉजी के फादर अलग है। साइकोलॉजी के फादर पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड है। और सिगमंड फ्राइड है इसके साइकोलॉजी के। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अलग है, वो आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान या इसको शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी यह मनोविज्ञान की एक शाखा है, जैसे सोशियोलॉजी अलग पढ़ा था, रूरल सोशियोलॉजी अपन बोलते हैं कि इसकी ब्रांच। ऐसी साइकोलॉजी उसकी ब्रांच क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में होने वाले व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, क्षमताओं और व्यक्तिगत भावनाएं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी को व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को समझने और सुधारने का कार्य भी करती है। और इसके जन्म कौन है? थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक है वो इसके फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसके अंदर क्या आता है? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को समझने और सुधारने, मतलब आप लोग बच्चा शरारत कर रहा है उसको हम समझा भी देते हैं, तो वो चीज आती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि आपका एक्सटेंशन का कोर्स है तो एक्सटेंशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन में आपको कौन सी भाषा के शब्द है? हिंदी भाषा के एक्स प्लस टेंशन के एक्स वो वाली नहीं, देखो अपने दिल में है ना कि ठीक है, हाँ यार ये भी एक्स दिया या मेरा एक्स था, वो चीज एक्स का मतलब होता है बाहर। हाँ वैसे है दिल से बाहर निकल गया वो एक्स ही हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है वो एक्स प्लस टेंशन से मिलकर बना है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है टेंशन या केज। तो परिभाषा क्या होती है? प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसानों, ग्रामीणों व समुदाय के लोगों को उपयोगी ज्ञान, नई तकनीक और क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। मतलब ये स्कूली शिक्षा के बाहर की शिक्षा होती है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है ये क्या होती है? स्कूल और विद्यालय है उसकी बाहर की शिक्षा होती है। इसमें क्या करेंगे? जो किसान हो गए, ग्रामीण हो गए, समुदाय के जो लोग होते हैं उनको क्या उपयोगी ज्ञान दिया जाता है, नई तकनीक के बारे में बताया जाता है, उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, क्वेश्चन को सिखाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वे अपने जीवन स्तर है और कार्य क्षमता में सुधार कर सके। इसका महत्वपूर्ण काम अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार है। तो ये बार ये फिर द ब्रैकेट हो सकते हैं कि एक्सटेंशन का क्या है? दैट अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार। यह एक है आपका गैर औपचारिक शिक्षा। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रसार शिक्षा डैश शिक्षा है, तो कैसे आपकी गैर औपचारिक शिक्षा है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स वो होती है जो मतलब बाहर घूमते रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनको घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। अब जैसे अपने परिवार के अंदर देखते हैं ना, कुछ लोग घरों के अंदर बैठे रहते हैं, अपने बोलते हैं कि यार ये तो घर पे रहता है, बाहर आते नहीं है, या जो शांत स्वभाव के रहता है, किसी से कोई बोलचाल नहीं रखता, वो इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट हाँ चाह रहा है, आज गेड़ी मार चला के चला जा, आज बिना चला आज चला, आज कॉलेज चला, ठीक है, मतलब बाहर घूमने के अंदर आज मूवी देख के आते हैं, आज ये करके आते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी निकाल के गेड़ी मार के आते हैं। तो वो जो बाहर घूमने का चांस मारते हैं वो आपके एक्सट्रोवर्ट्स हैं। तो वे सामाजिक व्यक्ति जो लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और अपने विचारों की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, बहिर्मुखी कहलाते हैं। इनको बाहर समाज में घूमना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति नेतृत्व,
सामुदायिक कार्यों और सुविधाएं गतिविधियों में सक्रिय है। मतलब कोई लीडरशिप का परीक्षा ले जाएगा, हाँ यार मैं आ जाता हूँ, बोलो क्या काम है ना, वो चीज़ है। या कोई सामूहिक गतिविधि हो रही है, हाँ चलो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, वो चीज़। इंट्रोवर्ट को ऐसा नहीं करता, वो ठीक है वो करके बैठा है। नेक्स्ट 26 नंबर डेफिनेशन है अनुष्ठान या धार्मिक करते हैं या ठीक है ना। इंग्लिश में एक शब्द आएगा रिचुअल लिखा हुआ, हिंदी में डेफिनेशन में हिंदी में लिख दिए कई बार, कोई सा दिया था कई बार डेफिनेशन में कुछ लिख दिया था। इस तरह की सारी रीडिंग है। अनुष्ठान धार्मिक करते हैं या ऐसा कुछ भी कहा जाए उसका मतलब यही है। अब रसम रीति रिवाज ये सारे एक जैसे हैं, इससे बड़ों के डेफिनेशन सेम से है जो एक जैसे लिख दिए। तो इस बार इसलिए आते हैं उसके बाद इसलिए याद आते हैं, पहले गलत हो जाता है। रस्मी व्यवहार की एक निश्चित प्रक्रिया पैटर्न है जो खास अवसर पर विधिवत तरीके से संपन्न की जाती है। रस्म मुख्यतः धर्म से संबंधित होती है, जैसे यज्ञ करना, पूजा करना, स्वतंत्रता दिवस मनाना, ये सारी क्या होती है, रिचुअल्स होती है, रस्में होती है, ठीक है ना। यज्ञ करना ये भी एक रस्म है, पूजा करना ये भी एक रस्म मानी जाती है, शादी करना ये भी एक रस्म है। अरे रिलेटिव है इसमें मतलब। हाँ जी, फिर बच ग्रुप मेथड, ठीक है, बच सुमाविधि दिखाने का काम करते हैं, सबसे शादी करना एक रस्म होती है। हाँ जी, यह एक शिक्षा पद्धति है, यानी जो बच ग्रुप मेथड है वो एक शिक्षा पद्धति है जिसमें बड़े स्कूलों को छोटे छोटे लोग यानी 4 से 6 लोगों का एक समूह बनाते थे, छोटे छोटे समूह में बांटकर किसी विषय पर चर्चा करवाई जाती है। इससे सभी सदस्यों की भागीदारी बढ़ती है और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इससे किसी भी विषय पर चर्चा आसानी से हो जाती है, ठीक है। अब देखो, मान लो एक तो पूरी क्लास को समझाना है, एक मैंने अलग ग्रुप बना दिए और उनको मैंने समझा रहा हूँ, उसमें आसान होगा ना, ठीक है। या मैंने प्रैक्टिकली करवा दिया आपको एक बार, उसके बाद मैंने बोल दिया कि ग्रुप के अकॉर्डिंग करो। तो मान लो पहले मैंने बनाया 15-15, 20-20 बच्चों का, फिर मैंने 5-5 का ग्रुप बनाया, तो 5-5 के ग्रुप है, वो मेरे से पूछ भी आसानी से सकते हैं, खुद प्रैक्टिकल भी आसानी से कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो बच्चों का होता है कि छोटे छोटे समूह में क्या बांट। नेक्स्ट आते हैं फ्रस्ट्रेशन, निराशा। एग्जांपल से सुना दो, हां फ्रस्ट्रेशन निराशा। जैसे एक आगे क्वेश्चन हो रहेगा मोटिवेशन प्रेरणा। जैसे मोटिवेशन को भी समझ ये भी समझ लेते हैं। मान लो अब देखो, लड़कियों में ये चीज होती है, नहीं पता, लड़कों में ये चीज जरूर होती है कि 3-4 लड़के खड़े हैं सामने से, लड़की इधर देख रही है, अपने पास में कोई लड़की दूसरी खड़ी है उसको देख रही है, साथ में खड़ा बंदा ये देख रही है, भाई को तुझे देख रही है, सेट हो जाएगी, जा पूछ के आ जा, ठीक है ना। अब उसको मोटिवेट पूरा नहीं, भाई तेरे को देख रही थी, तेरे को देख रही थी, उसमें जाता है वो पूरा एटीट्यूड दिखा के अपने पूरी पर्सनैलिटी दिखा के आगे से वो बोल देते हैं सॉरी भैया। तो वहाँ की जो फीलिंग होती है वो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, मतलब कोई चीज़ में दुख हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि कोई चीज़ से बना हो जाना, या निराशा कोई चीज़ से मतलब उसके अंदर नुकसान होता है। जैसे बड़े पढ़ते हैं, इसके अंदर अलग आएगा जब व्यक्ति की इच्छाएं या लक्ष्य पूरे नहीं होते, इच्छा ही होती है ना वो, ठीक है, या लक्ष्य होता है कि यार वो चाहिए बस, है ना, वो लड़की पसंद है, वो मना कर देती है, फिर वो थोड़ी सी निराश होती है। तो वह मानसिक तनाव या संतोष महसूस करता है जिसे निराशा कहते हैं। ग्रामीण समाज में यह स्थिति आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब ये आर्थिक भी हो सकती है, मतलब किसी का नुकसान हो गया, किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, तो भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। सामाजिक, मतलब समाज के अंदर किसी लोगों के साथ बोलचाल होगी, लड़ाई होगी, उससे निराशा हो सकती है। प्राकृतिक कारणों से मतलब कोई प्रकृति है, उसने अपने फसल बीजी हुई थी, ओले आ गए, अभी जैसे ओले गिरे थे, ओलावृष्टि होगी तो उससे किसान को नुकसान हो, तो वो भी निराशा है। ये सारे क्या होते हैं आपके फ्रस्ट्रेशन होते हैं, निराशा होते हैं। एग्जाम्पल जैसे किसान की फसल खराब होने से किसान का निराश होता है, ठीक है। तो कोई भी आपको निराशा होती है वो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी सीख अनुभव, या इसके अंदर इसको लिख सकते हैं सीधा नहीं, मतलब सीख अनुभव याद रखना। सीख अनुभव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण, शिक्षा से ज्ञान, कौशल और व्यवहार सीखता है। मतलब कहीं से कहीं जो सीख रहा है वो सारा सारा अपना लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम एक अचानक से टीचर थोड़ी बन गए, पहले हमने सीखा, हमारे गुरु थे, फिर उन्होंने हमें पढ़ाया, वहाँ से हमने सीखा, फिर हम आगे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस बन गया। ऐसे आज आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ पे, मान लो आप एक्सटेंशन पढ़ना स्टार्ट किया, पहली बार पढ़ा समझ नहीं आया, दोबारा उसको बार बार पढ़ रहे हो, तो बार बार जो आप उससे सीख रहे हो, उससे ज्ञान ले रहे हो, वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पहले दिन से मैं ऐसे पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग की वीडियोस देखो यूट्यूब पे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये सब
ऐसे लैंग्वेज की अलग है, तरीका ही अलग है। अब देखते हो तो थोड़ा स्पीड में बोल सकता हूँ, सामने 200 बच्चे बैठे हैं तो भी पढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 5 साल से स्टार्टिंग में था, थोड़ा लगता था कि यार 15-20 बच्चों को पढ़ाना, तो वो थोड़ा सा लगता था अंदर से, लेकिन अब तो 200-250 बच्चे बैठे हो जाता है। तो वो चीज़ होती है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अंदर एक का शिक्षण है औपचारिक मतलब स्कूल और अनौपचारिक परिवार, दोनों तरीकों से हो सकता है। ग्रामीण समाज में सही अनुभव विशेष रूप से व्यवहारिक और अनुभव बताया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ रहते हैं, वहाँ से अपने अनुभव या एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो वो यह अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण और निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब उसका क्या डिसीजन लेना है वो सारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आज मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई बच्चा इस प्रकार से पढ़ रहा है तो मैं उस प्रकार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला है, कोई कम पढ़ने वाला है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चा किस तरीके से किसी चीज़ को समझ सकता है, तो उसी तरीके से मैं समझा सकता हूँ। मान लो कम पढ़ने वाला है तो उसको मैं उसी एक एग्जाम्पल, अच्छा से एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो समझ में जाएगा अपना। तो वो चीज़ होती है कि लर्निंग एक्सपीरियंस है, पढ़ना चाहिए। फिर आता है थर्ड नंबर डेफिनेशन, मैट्रिलिनियल फैमिली यानी मातृत्व परिवार, या इसको अपन बोलते हैं मातृवंशीय बोल देते हैं। ठीक है, तो वह पारिवारिक व्यवस्था जिसमें वंश, नाम और संपत्ति और सामाजिक पहचान को माँ की ओर से निर्धारित करते हैं। मतलब अपना जैसे नाना नानी होगी, मामा मामी हो गए, ये अपनी क्या मातृत्वात्मक परिवार होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर अपने को माँ के नाम से जाना जाता है ना, वो सारा आपका मैट्रिलिनियल फैमिली आती है। ठीक है, इस प्रकार के परिवार में बच्चों का संबंध उत्तराधिकार जो है माँ के परिवार से जुड़ा रहता है। इस प्रणाली में बच्चे अपनी माँ के कुल या गोत्र से पहचाने जाते हैं। मतलब अपने जैसे मान लो अब अपने जाति नॉर्मली क्या चलता है कि अपने जो पापा की कास्ट होती है उसी नाम से चलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लो मेरे पापा है वो कुचेरिया है, तो मेरा नाम चलता है मुकेश कुचेरिया। मेरी मम्मा है वो लिम्बा है कास्ट से। ठीक है, तो यदि मैं मुकेश लिम्बा लिखता तो वो मेरा कौन सा था मातृस्थान, लेकिन अभी मुकेश कुचेरिया चल रहा है तो फिर वो पिता वाला कास्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, फिर माँ के नाम से मतलब माँ की जो कास्ट होती है उसी से चलता है। इस प्रकार के परिवारों को आप मिलते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। ये जो 30 डेफिनेशन थी ना, ये बड़ा अच्छे से कर लेना, बहुत बार रिपीट हुई और पिछले एग्जाम के अंदर भी आई है, जस्ट एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन है, इनमें से कुछ पिछले साल आई है, लेकिन ये एक तरीका है कि ये ज्यादा रिपीट नहीं हुई, कोई एक बार हुई, कोई 2 बार हुई है, बस ऐसे बस पढ़ना हमें सभी को एक बार एग्जाम से पहले सभी को निकाल के जाना है डेफिनेशन। नेक्स्ट है बिहेवियर या व्यवहार क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के प्रति की जाने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और आचरण जो है उसका व्यवहार करता है। ठीक है ना, मैं किसी स्टूडेंट के साथ किस लैंग्वेज से बोल रहा हूँ वो मेरा क्या है, नेचर है। ठीक है, बिहेवियर है, मैं कैसे बच्चों से बातचीत करता हूँ, कैसे उनको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, या कैसे मिलजुल कर रहता हूँ, वो सारा उसका नेचर पर डिपेंड करता है, बिहेवियर यहाँ पे व्यवहार करता है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और अनुभवों तथा सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का सकारात्मक बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल और स्टूडेंट के साथ अच्छी बढ़ रही है, कोई स्टूडेंट उसके साथ नहीं बढ़ी। हालांकि मेरी तरफ से स्टूडेंट की तरफ से होता है कि यार ये ठीक है, ये टीचर अपना फेवरेट है, ये टीचर नहीं यार इसके साथ नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो वो चीज़ होती है। बट टीचर के लिए सारे स्टूडेंट एक दूसरे पे जो जानकार होते हैं किसी प्लस हो जाते हैं, वो तो अलग है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। मतलब अंदर से भी पता लगता है कि बंदा सोचने में कैसा है, और बाहर से बॉडी शेप से पता लग जाता है कि यार ये बंदा इसका बिहेवियर अच्छे से एटीट्यूड से बात करके एक स्माइल करके खड़ा है, यार इसका नेचर अच्छा है ना, ये मोटिवेशन प्रेरणा एग्जांपल अभी मैंने दिया था अपने सिर्फ डेफिनेशन। प्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने, लक्ष्य प्राप्त करने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और निरंतरता प्रदान करती है। प्रेरणा के कारण एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करता रहता है। मतलब उसको कितने भी कंडीशन आए लेकिन उसको मोटिवेशन मिला। जैसे मैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ये सब्जेक्ट में टफ लगे, अरे यार टफ का है, 16 नंबर तो चाहिए, इसको कर लो बस पास हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम से पहले बच्चे को टेंशन होती है, यदि उसको उस टाइम पे मोटिवेट कर दिया जाए ना। अब मैं सीखता हूँ, मैं पहली बार जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने स्कूल से पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ पे बच्चों का माइंड सेट वैसे हो रखा था कि सर हमारे तो
जो काफी रहते हैं उसमें बड़ी मुश्किल से पास हुए हम। तो क्या होएगा, फिर मैंने 1 महीने के अंदर नोट्स भी बनवाए, पढ़ाया भी, उनको मोटिवेट किया, अच्छे मार्क्स आए। तो वो चीज़ होती है मोटिवेट करना बच्चों को कि हाँ तुम कर सकते हो, बस इतना से पढ़ लेना, इससे भी हो जाएगा, तो वो मोटिवेशन होता है। ठीक है, मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जितनी वो ऊर्जा लगाता है वो आपका मोटिवेशन प्रेरणा है। नेक्स्ट आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या होती है? बुद्धि व्यक्ति की जो है मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से वह ज्ञान अर्जित करता है, यानी बुद्धि है उससे लेकर ना क्या अनुभवों से सीखता है और तर्क करता है, समस्याओं का समाधान भी करता है तथा नई प्रक्रियाओं के अनुसार समय को अनुकूलित करता है। मतलब कोई भी सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड लगाकर उससे उसको सुधारता है। बुद्धि में स्मृति, ध्यान, कल्पना, निर्णय क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच जैसे तत्व शामिल हैं। तो स्मृति भी आएगा, ध्यान भी आएगा, कल्पना भी आएगा, निर्णय क्षमता भी आएगा, विश्लेषणात्मक जो सोच होती है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये स्मृति, कल्पना, ये लड़कियों क्या होती है, ये टैलेंट होते हैं इंटेलिजेंस के। एंड थर्ड फोर नंबर डेफिनेशन है विलेज इंस्टीट्यूशन यानी ग्रामीण संस्थान। जैसे कि डेफिनेशन देख लीजिए बोर्ड सी होता है 50 मिनट में मैंने सोचा था 10 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। और एक चीज रिक्वेस्ट है यार, जितने भी आपके स्टूडेंट जानकार हैं उन सभी को पास शेयर कर देना, क्योंकि कल आपका पेपर है और बच्चों को एक्सटेंशन के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, प्लस जो टॉपर्स वाले ग्रुप से भी जुड़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉपर्स वाले ग्रुप से भी। विलेज इंस्टीट्यूशन या ग्रामीण संस्थान तो वे अच्छा पहले इंस्टीट्यूट वाले को जैसे मान लो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहां से पता लग जाएगा इस तरह की वीडियो अपलोड। विलेज इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? वे संगठित सामाजिक संरचनाएं जो ग्रामीण समाज के विभिन्न कार्यों जैसे सामाजिक व्यवस्था हो गया, आर्थिक गतिविधियां हो गई, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं या शासन को संचालित करते हैं, वो सारे ग्रामीण संस्था होते हैं। ग्रामीण संस्थाएं कहलाते हैं, इनमें पंचायत हो गया, परिवार हो गया, सहकारी समितियां, धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। पंचायत तो वो भी क्या है, रूरल जो आपकी विलेज इंस्टीट्यूशन, ग्रामीण संस्था हो गया, परिवार हो गया, सहकारी समितियां हो गया, धार्मिक संस्था हो गया, सारे ये संस्थान सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने, विकास कार्यों को बढ़ावा देने में सहायक है। ये बात मैंने आप हर किसी डेफिनेशन भी लिख सकते हो जहाँ पर रूरल से रिलेटेड यानी ग्रामीण यानी जो आपका गाँव से रिलेटेड जो चीज आ रही है तो वहाँ पर आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका 35 नंबर कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षा का वह भाग है जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसमें सोचने, समझने, याद रखने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान करने की प्रक्रियाएं शामिल होती है। यह क्षेत्र व्यक्ति के बौद्धिक विकास को दर्शाता है और सीखने की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। मतलब वो कितना सीख सकता है, कितना नहीं, कितनी उसकी बुद्धि जो है इसके अंदर लगी है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव डोमेन। ये एक ही साल के पेपर में 2 बार आएगा। क्षेत्र क्या है जिसको डोमेन, अच्छा क्षेत्र को डोमेन बोलते हैं तो भावात्मक क्षेत्र निकाल सकते हैं, भावात्मक डोमेन निकाल सकते हैं। तो भावात्मक डोमेन शिक्षा का वह भाग है, व्यापक से जो व्यक्ति की भावनाओं, दृष्टिकोण, रुचियों, मूल्यों और नैतिकता से संबंधित होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक संबंधों और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में भावनात्मक संवेदनशीलता, सहानुभूति, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ये लगभग 2 से 3 लाइनें 4 लाइनें, हालांकि मेरी लगभग 5 से लाइन पहले पढ़ ली है, कॉपी में आप लिखोगे जो से आप 3 लाइन 4 लाइन कैसे पढ़े उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन क्लास। तो यह सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होता है जिसके माध्यम से समाज को उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्ग समाज का वह समूह है जिसमें समाज, आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा और पैसा स्तर के लोग शामिल होते हैं। अब लैंग्वेज को देखो कितनी इजी है, 2 बार भी पढ़ोगे ना इतने में तुम्हारे याद हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग एक सामाजिक स्तरीकरण का महत्वपूर्ण आधार है जिसके माध्यम से समाज को उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्ग समाज का क्या है? वह समूह है जिसमें समाज, आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा, पैसा स्तर के लोग शामिल होते हैं। पैसे वाले लोग अलग होते
होते हैं, किसी की अलग होती है, बड़े लोग अलग होते हैं, सारा चलता है। फिर आता है जजमानी सिस्टम, इसको मैं ऐसे करता हूँ, जजमानी सिस्टम करते हैं। बना रहे आप सुनते आ रहे हो, पहले गाँव में क्या होता था कि किसी किसान के पास गेहूँ ज़्यादा हुआ है, दूसरे के पास चने की फसल ज़्यादा हुई, तो वो उसको गेहूँ दे देता था, वो उसको चने दे देता, ठीक है, या कोई चीज़ उसको वस्तु देता था, या मतलब जैसे मान लो कोई फसल देता था तो उससे वो उससे वस्तु ले लेता था या पैसे ले लेता था, होता जजमानी प्रथा। डेफिनेशन से समझ लो, यह ग्रामीण भारत की एक पारंपरिक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक सेवा और विनिमय का संबंध होता है। इस व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति से विशेष सेवाएं प्राप्त करती है, बदले में अनाज, धन या अन्य वस्तुएं प्रदान करती है। यह प्रणाली सामाजिक स्थिरता और परस्पर निर्भरता को बनाए रखती है। सामाजिक स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी बनाए रखेगी, मतलब आज आप सपोर्ट करें कल वो सपोर्ट करेगा, एक चीज देगी दूसरे से चीज ले लो, ठीक है ना, ये चलता है। अब तो 5 डेफिनेशन नेक्स्ट है आपका फॉर्मल ग्रुप। औपचारिक समूह है, औपचारिक समूह का औपचारिक समूह बहस में होता है जिसे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित नियमों और संरचना के अंतर्गत बनाया जाता है। इसमें सदस्यों की भूमिकाएं, अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, जैसे विद्यालय, कार्यालय, संगठन के सारे आपके फॉर्मल ग्रुप होते हैं, औपचारिक समूह होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि शाम को आपको एक स्केच पाएगा, दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड हो जाना। सोशल इकोलॉजी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति या सोशल इकोलॉजी डेफिनेशन क्या होती है? यह समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियां और पर्यावरणीय कारक सामाजिक संरचना, जीवन शैली और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पता चलता है। ठीक है, सोशल इकोलॉजी का है, यह समाज और पर्यावरण के बीच एक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियां और पर्यावरणीय कारक सामाजिक संरचना या उनकी जीवन शैली या उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके द्वारा मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पता चलता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसका एनवायरनमेंट है उसमें क्या इफेक्ट आता है, ठीक है ना। जैसे चट्टान वगैरह जो होते हैं उससे बैटरी हो जाती है ना, जितने ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे फैमिली या परिवार, तो आप लिख सकते हो परिवार में जहाँ बने रहते हैं वो अपनी फैमिली होगी परिवार। तो परिवार समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है समाज की सबसे छोटी इकाई है या आधारभूत इकाई है, तो कौन सा आपका परिवार होता है, जिसमें रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने के माध्यम से जुड़े सदस्य शामिल होते हैं। फैमिली का तरीका ब्लड वाला हो सकता है, मतलब ब्लड का मतलब होगा जेनेटिकली कि यार मम्मी पापा के साथ रहने तो जो माँ बाप का ब्लड होता है वही अपने अंदर सर्कुलेट होता है, हमें बोलते हैं बाप को खून है, माँ को खून है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। दूसरा विवाह के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब आपकी शादी हो रही है, आपकी जो वाइफ आ रही है तो उसके साथ भी आप मिलजुल के रह रहे हो तो वो भी परिवार हो गया। तो मतलब विवाह के बाद भी आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो वो भी आपका परिवार का सदस्य हो गया। उसके बाद गोद लेते हैं, वो भी अपना परिवार ही है। मान लो किसी के अंदर देखते हमने कि जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि किसी के बेटे हो रहे हैं, बेटी नहीं है तो वो क्या करता है कि भाई की बेटी को गोद ले लेता है, या किसी के परिवार में किसी को, तो वो उसकी बेटी मानी जाती है बाद में, तो वो भी उस परिवार का हिस्सा जाती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, जहाँ भाषा, संस्कृति, मूल्य और व्यवहार सकता है। मतलब जिस फैमिली से आप आते हो, ठीक है ना, आपने बोलते ना कि यार भाषा, संस्कार, ये सारी फैमिली से है, आप किस प्रकार से बोल रहे हो वहाँ से आपकी फैमिली है वो शो होती है। आपकी भाषा है वो भी आपको फैमिली को रिप्रेजेंट कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी के साथ कैसे बात करो तो थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन रखो, क्योंकि आपके फैमिली के कैरेक्टर उसमें शो होते हैं, ठीक है ना। यानी परिवार के लक्षणों को प्रदर्शित होते हैं, इसलिए अपने जो है बोलने के तरीके वगैरह को सही रखना चाहिए। फिर आता है कॉग्निटिव स्किल्स यानी संज्ञानात्मक कौशल।
कॉग्निटिव स्किल होती है संज्ञानात्मक कौशल के वे मानसिक क्षमताएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जानकारी को ग्रहण करता है, उसे समझता है, संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी करता है। तो वो आपका क्या होता है? संज्ञानात्मक कौशल होता है। इसमें ध्यान, समृद्धि, तर्क, विश्लेषण, निर्णय, समस्या समाधान जैसे कौशल शामिल होते हैं। ये कौशल स्किल्स होती है। बस एनर्जी बिल्कुल डाउन करती है। चलो दो तीन है सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीयक समूह क्या होता है? द्वितीयक समूह है आकार में बड़ा होता है। इस समूह में सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। सदस्यों के बीच जो दूरस्थ रिश्ते होते हैं, इस समूह में लोग कम समय के लिए एक साथ में रहते हैं और इसमें औपचारिक रिश्ते होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर दूर के रिश्ते आते हैं। जैसे आप मान लो परिवार के अंदर बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, ये सारे निकट रिश्ते होते हैं, वो प्राथमिक ग्रुप के अंदर। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर कॉलेज के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे फ्रेंड बन गया तो वो आपका दूरस्थ रिश्ता है। वैसी जानकारी नहीं है लेकिन ठीक है, वो साथ रहने लग गया तो थोड़ी बहुत जानकारी कि हाँ ये मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ये मेरे साथ पढ़ता था, ये मेरे साथ रहता था, तो वो आपका सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आता है। नेक्स्ट है लीडर, नेता। नेता की आजकल करती हो तुम, ठीक है। लीडर या नेता क्या होता है? नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह है, समाज या संगठन के सदस्यों को मार्गदर्शन करता है। अब देखो इसमें आप देख रहे हो समाज शब्द कितना है। सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी समाज के बारे में पढ़ना है, इसलिए इतना समाज जो है हर चीज के अंदर को समाज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उन्हें प्रेरित करता है। एक अच्छा नेता अपने व्यवहार, विचारों और निर्णयों के माध्यम से क्या करता है? लोगों को प्रभावित करता है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। ये लीडर नेता की लीडरशिप और लीडर दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी आप देख सकते। लास्ट डेफिनेशन है काम किया जाती है। तो जाति शब्द की उत्पत्ति जो है वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। किससे हुई है? कास्टा से हुई है, जिसका मतलब होता है वंश। जाति एक वंश वर्ग है और वर्ग की तुलना में जाति सबसे कठोर है। प्रत्येक जाति के अपने निश्चित नियम भी होते हैं, उनकी परंपराएं भी होती है, व्यवसाय भी होता है और सामाजिक स्थिति भी होती है, जिनका पालन उनके सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। एक जाति के लोगों के बीच संपर्क उस वर्ग के तक कैसे भी होता है, मतलब उनका लेन देन होता है उस परिवार के बीच में ही चलता है। ये होता है आपकी जाति, कास्ट। समझ आ गई? ये आपकी एक कोई डेफिनेशन। उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो 13 डेफिनेशन आती है उसमें से कम से कम 8+ डेफिनेशन इसी देखने को मिले। 8+ का मतलब हो गया कि आपके 8 नंबर तो ये चाहिए, ठीक है। टोटल पास होने के लिए आपको 16 नंबर चाहिए। वैसा 16 नंबर अच्छे से दे देना। इतना जरूर करके आ जाना कि 16 नंबर करके सारे आने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर कॉपी में कोई क्वेश्चन करूँ तो सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब फोकस आपका 16 नंबर करना चाहिए। टारगेट तो 40 से 40 ये डेफिनेशन थी। लगभग उन्होंने 45 डेफिनेशन की। आई होप कि आप सभी को समझ भी आई होगी। लैंग्वेज भी इजी थी। बस आपका एक ही काम है कि सर ने इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सर की वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें। तो आपका ये फर्ज बनता है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर देना इस वीडियो को। जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार हैं उनको शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जितने भी आपके स्टूडेंट जानकार हैं उनको टॉपर्स वाले ग्रुप से जोड़ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और मुकेश सर को